प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में न्यायपालिका और उसके कार्य तथा आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायपालिका की जब बात आती है तो मैरियट के अनुसार सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निस्संदेह न्याय कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी भी विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना भी पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण हो या भ्रामक हो, तो इस प्रकार से न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है। अब हम इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायपालिका का अर्थ के संबंध में हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और इसके साथ साथ ही प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थों में इस प्रकार का भेद होने के कारण उनमें परस्पर संघर्ष नितांत ही स्वाभाविक है। संघर्ष होता रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है और इस बात की आशंका भी रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर सके। इसके साथ साथ ही इन कार्यों को रोकने वाली सत्ता का नाम न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायपालिका है और इसके संबंध में प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूहों के रूप में परिभाषित हो सकती है या की जाती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत को जो विभिन्न लोगों के बीच या यूँ कहें नागरिकों के बीच और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान फैसला करता है। इस प्रकार से न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उसमें उठने वाले विवादों का समाधान करने की एक संस्थागत एक व्यवस्था है। अब हम इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के संबंध में अगर हम बात करें तो आदिकाल से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्याय का कार्य संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात होता है, अनावश्यक व्यय अथवा विलंब होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितांत ही दुखपूर्ण हो जाएगा। इसके संबंध में गार्नर ठीक कहता है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के ही रहता है, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। इसके संबंध में कैंट कहता है कि जिस देश में कानून की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने तथा अधिकारों से को प्रभावित करने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता है तो वह शासन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से न्याय विभाग के महत्व के संबंध में ब्राइस के अनुसार न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिकों की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उसके इस ज्ञान से वह एक निश्चित शीघ्र ही अपक्षपाती न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। कानून को कुटिलतापूर्वक लागू किए जाने से ये समझना चाहिए कि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है। साथ साथ हम यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्था की आशा और समय समाप्त हो जाती है और उन्हें दुर्बलता उत्तेजना पूर्वक लागू किए जाते हैं।
यदि न्याय का दीपक अंधकार से आवर्त हो जाता है तो उसे उत्पन्न अंधकार का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि कितना अंधकार है। इसके साथ ही हम बात करेंगे संघात्मक शासन में विशेष महत्व, यानी सबके अतिरिक्त प्रजातंत्र के रूप में एक संघात्मक शासन में जो न्यायपालिका का महत्व अधिक बढ़ा है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ ही संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा करने का कार्य भी करती है। न्यायपालिका केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमा में रहने का कार्य करती है, और यदि इसमें से कोई भी एक पक्षपात संविधान द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में तो अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका के कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अमेरिकी न्यायाधीश हुज ने कहा है कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान है। लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा, या ये बात स्वीकार करनी होगी कि सभी शासन व्यवस्था में विशेषतः संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के कार्य या न्याय विभाग के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्यों को वो संपादित करती है। इसके संबंध में न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों द्वारा न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता में वृद्धि, अपराधों पर नियंत्रण व समाज से सुरक्षा की भावना बनाए रखते हैं। न्यायपालिका द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। इसमें पहला कार्य यह है अभियोगों का निर्णय। व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानून के आधार पर इन विवादों को निर्णय करना होता है। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय विभाग द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही कानूनों की व्याख्या। कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती है। अनेक बार तो कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हो जाते हैं, और इस प्रकार के प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्यायालयों के द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्या की कानूनों ही समान होते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका का कानून विधेयक सदैव ही संदेहपूर्ण परिस्थितियों में निश्चित ही समान होते हैं। इस प्रकार से उनकी व्याख्या करना और उसके साथ साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। अब हम बात करते हैं औचित्य की के आधार पर कानून निर्माण। कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं हो सकता है। न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य और स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांतों का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्राचीन परिस्थितियों में इसी धर्म को सत्य के नाम से पुकारा जाता था। इसके साथ साथ ही न्यायाधीश औचित्य के साथ धर्म सत्य के आधार पर जो निर्णय करते थे वह परंपरा से उत्पन्न होते थे। यदि अन्य न्यायाधीशों भी समान परिस्थितियों में इस प्रकार का निर्णय करें तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता दो तरह से बाधा उपस्थित हो सकती है। अन्य व्यक्तियों द्वारा एक तो पहला है अन्य व्यक्तियों द्वारा, दूसरा है राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर करते हुए
व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरों की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की ही शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिला सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्तियां यह हैं कि व्यक्ति और समाज के संबंध को जो संविधान द्वारा ही मर्यादित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारी द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर के उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार से न्याय विभाग व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इसके अलावा घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट एवं पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों में ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार से विशेष मुद्दों से ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या उनके औचित्य एवं अनुचित संबंध में निर्णय मांग सकती है। न्यायपालिका न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णय के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ ही संविधान की रक्षा का कार्य भी न्यायपालिका करती है। न्याय विभाग संविधान की इस पवित्रता और उसमें प्रतिदिन व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य भी करती है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर हैं और उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर पाया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों में को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों और कार्यों को असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का कार्य करती है। संघात्मक राज्य में तो संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। अगला जो कार्य है वो परामर्श संबंधी कार्य है। न्याय अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्याय व्यवस्था समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का यह कार्य भी है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया, पनामा, बुल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे विविध कार्यों की, यानी जो ऊपर बताए गए न्यायालय के विविध कार्यों संपादित करती है। इससे पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्यों के न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया है। न्यायालयों को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वह किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकता है कि जब तक उसके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो जाए, निर्णय न हो जाए, तब तक इसके संबंध में कोई कार्य न करे। इस आदेश का उल्लंघन को न्यायालय का अपमान समझा जाता है। इसके साथ ही कुछ इसे विभागीय प्रशासनिक कार्य जैसे अपने लिपिक की नियुक्ति अथवा निचली अदालतों का निरीक्षण करना। इसके अलावा न्यायालयों के और कई कार्य आते हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षण तथा संपत्ति प्रबंधनकर्ता की नियुक्ति करना आदि इस प्रकार के कार्य आते हैं। वे किसी वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी करते हैं। वर्तमान समय में न्यायालय द्वारा इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्णय लेने का कार्य होता है। इस प्रकार से विवादों का निपटारा सामान्यतः उच्च स्तर से न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त योजना से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में
न्याय विभाग अनेक महान कार्य संपादन करता है। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में इनमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जहाँ की न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों का निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही न्यायपालिका के प्रकार या न्यायपालिका के संबंध में दो स्थितियाँ हैं। न्यायपालिका दो प्रकार के न्यायाधीशों के संबंध में प्रसिद्ध दो स्थितियाँ होती हैं। पहली तो है स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरी होती है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका अवश्य ऐसी न्यायपालिका है जो देश की सरकार, राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई मूलभूत विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध न्यायपालिका शासन पर नियंत्रण नहीं रखती है। यह तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वयन करने की प्रयत्नशील रहती है, जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। इसके साथ ही सामान्यतः उदारवादी लोकतंत्रों के स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार को सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था के आधार में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा को मान्यता प्राप्त है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 70 से 73 वर्षों में कांग्रेस दल ने जुड़े कुछ युवा तत्वों और कुछ वामपंथी तत्वों द्वारा प्रतिबद्ध न्यायपालिका को अपनाने की आवश्यकता बतलाई गई है, लेकिन इस विचार को सामान्यतः स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुतः उदारवादी और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसी स्थिति को नहीं अपनाया जा सकता है और न ही अपनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र तभी हो सकती है उसके द्वारा संविधान की रक्षा और शासन की मनमानी पर नियंत्रण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का कार्य किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में बात करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय इस बात से है कि न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और उसके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका इस प्रकार के कार्यों को उसी समय कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा आशय इस बात से है कि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें कार्यपालिका के किसी भी अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में इसका आशय यह होता है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विशेष वर्ग और अन्य सभी दबाव समूहों में मुक्त रहते हुए अपने कार्यों को कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद।